उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल पूरे जरूर हुए हैं, लेकिन आज विकास के जिस रास्ते पर चलने का दावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया और जनता के साथ जिन वायदों को किया, उन वायदों पर आज सरकार कहां जा रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को आज उत्तर प्रदेश के कई हलकों में रोडमैन कहा जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि आज उनके नेतृत्व में बहुत कुछ हो रहा है जो शायद पहले नहीं हुआ। इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ नेशन पर मौजूद हैं, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। लोग आपको रोडमैन कह रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि आप लोगों के सर पर छत हो गए हैं क्योंकि आप उन्हें छत मुहैया करा रहे हैं। विकास को लेकर जो आपका एजेंडा है उसे आप हमारे सामने बहुत संक्षेप में अगर प्रस्तुत करें तो अच्छा होगा। 2014 में केंद्र में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जो एक विकास का एक नया युग प्रारंभ हुआ था और उत्तर प्रदेश में वह युग आया है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार के शपथ लेने के बाद। हमारा संकल्प ही विकास है जी, और हमारा संकल्प गरीब कल्याण है। हमारा संकल्प गाँवों के अंदर भी शहरों जैसी सुविधा उपलब्ध करा करके पलायन को रोकने का है। हमारा प्रयास जो बेघर हैं उनको घर उपलब्ध कराने का है। जो प्यासे मतलब पीने का शुद्ध पानी जहाँ तक नहीं पहुँच पाया वहाँ पानी पहुँचाने का है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं जो अभी हमने सब लोगों ने सुना भी है। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि केंद्र में माननीय मोदी जी, प्रदेश में आदरणीय योगी जी की यह जोड़ी उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 का प्रदेश बनाने में सफल होगी, क्योंकि मोदी जी भी चाहते हैं उत्तर प्रदेश का विकास हो और योगी जी भी चाहते हैं उत्तर प्रदेश का विकास हो। और जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास अधूरा माना जाता है। इसलिए हमारी विकास प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और सभी क्षेत्रों में जब से सरकार ने शपथ लिया है, चाहे अभी आपने सड़क की बात की है, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, किसान कल्याण की योजनाओं के मामले में, नौजवानों के लिए रोजगार के अच्छे अवसर सृजित हो, इस दृष्टि से हमने किसी क्षेत्र में कहीं पर भी कोई कमी शेष नहीं रखी है। और मुझे न्यूज़ नेशन के माध्यम से यह कहने में गर्व है कि देश को आदरणीय मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री और प्रदेश को आदरणीय योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मिला है, जो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, निरपेक्ष भाव से करते हैं और प्रदेश को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। केशव जी, आपने सत्ता संभालने के साथ ही कहा कि 100 दिनों के भीतर सभी सड़क जहां पर गड्ढे हैं उन्हें पाट दिया जाएगा और सड़कें स्मूथ हो जाएंगी। आपकी सरकार के द्वारा दावा किया गया 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा को गड्ढा रहित कर दिया गया है और लोगों को दिक्कतें नहीं हैं। लेकिन अखिलेश जी मानते नहीं हैं आपके दावे को। वो कहते हैं कि गड्ढा भरते नहीं है, वो तो और खोदने का काम करते हैं, बहुत पैसा कमाई हो रही है। श्री अखिलेश यादव जी, चूँकि गड्ढे जो उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी आने के बाद 1,21,000 किलोमीटर गड्ढा युक्त सड़कें मिली थीं जी, वह श्री अखिलेश यादव जी और उनके बुआ बहन मायावती जी के समय की देन है। गड्ढे भरना उनका लक्ष्य नहीं था। गड्ढे भरने की जगह अपने चहेते ठेकेदारों की तिजोरी कैसे भरे, उनका यह लक्ष्य था। ऐसे अधिकारी जिन्होंने विभाग को आगे ले जाने की जगह केवल कागज़ पर काम करने का काम किया था, ज़मीन पर अगर काम किया होता तो हमारी सरकार बनने के बाद 1,21,000 किलोमीटर गड्ढे नहीं मिलते। अगर उन्होंने विकास का काम किया होता तो पावर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के केवल 5 जिले उनके ध्यान में आते थे कि 5 जिलों में बिजली जाएगी, बाकी 70 जिले उत्तर प्रदेश के मानचित्र में नहीं थे। आज हम निरपेक्ष भाव से, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं होगा, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं होगा जहां निरपेक्ष भाव से, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी से संबंधित मामला हो, चाहे गरीबों को आवास देने का मामला हो, हम निरपेक्ष भाव से सबका साथ सबका विकास जो संकल्प लेकर के, संकल्प पत्र के माध्यम से माननीय मोदी जी को अपना आदर्श मान करके कार्य प्रारंभ किए थे, वह कार्य जमीन तक पहुँचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक बड़ा सवाल है, अभी उपचुनाव की बात कर रहे थे दिनेश जी, तो जाहिर सी बात है उस संबंध में आपकी एक टिप्पणी है जो 19 मार्च को आपने दी है, जिसमें आपने कहा कि आप अफसरों से बड़े नाराज़ हैं।
आपने उन्हें एक तरह से चिताया। आपने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ही जीत हुई है। मैं अफसरों को यह कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हमें करना चाहिए, यह हमारी प्राथमिकता है। एक तरह से चिताया आपने। आज अधिकारी आपकी बात सुनते नहीं है क्या? किसी अधिकारी की मजाल नहीं जो नहीं सुनेगा। जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है, मैं लगातार कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ जी, हम अगर सरकार में आज हैं, केंद्र में अगर हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, जनता का आशीर्वाद अगर भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल हुए। तो मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता पहले भी थी और आज भी है कि कार्यकर्ता का जो अधिकारी सम्मान नहीं करेगा, 1 वर्ष उनको बहुत बताया और समझाया जा चुका है, लेकिन अब 1 वर्ष बीत चुका है। अगर कार्यकर्ता की कहीं से शिकायत आएगी और कोई अधिकारी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, उसमें किसी प्रकार का रहम नहीं करेंगे। हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो सांसद हैं, चाहे अन्य किसी स्तर के हैं, उनकी बात को भी प्राथमिकता के साथ अधिकारियों को सुनना पड़ेगा। जो जहाँ का विधायक है, जो जहाँ का सांसद है, वही वहाँ का मुख्यमंत्री है, वही वहाँ का मंत्री है, वही वहाँ का सरकार का प्रतिनिधि है, और उसके द्वारा जो जनता के हित की बात बताई जाएगी, कोई अधिकारी नहीं सुनेगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा। आपके इस बयान के बाद आपके विरोधियों ने एक बड़ी अलग से टिप्पणी रखी। उन्होंने कहा कि आपको दरअसल ये ज्ञान इसलिए अवतरित हुआ क्योंकि आप उपचुनाव हार गए। क्या ये वास्तविकता है कि आज फूलपुर में जो स्थिति हुई उससे आपको समझ में आया कि कार्यकर्ता बहुत उपेक्षित है? नहीं, कार्यकर्ता की उपेक्षा मैं कतई किसी भी स्तर पर, अध्यक्ष के नाते भी मैं चूंकि संगठन का एक कार्यकर्ता रहा हूं जी, और मैं जब भी सोचता हूं सरकार में आने के बाद भी कार्यकर्ता के रूप में ही सोचता हूं, और कार्यकर्ता के रूप में जब सोचता हूं तो मुझे जो ध्यान में आता है उस पर मैं कोई भी, मतलब इसमें मुझे ये संकोच नहीं होता कि मैं सरकार का डिप्टी सीएम हूं तो कोई अधिकारी है तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए। मैं कार्यकर्ता के लिए, अपने जनप्रतिनिधि के लिए जो नहीं कहना चाहिए वह भी कहूंगा, और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। आपके एक और ट्वीट का मैं हवाला देना चाहूँगा, और ये अपने, क्योंकि हम चाहेंगे कि आप हमें समझाएं कि इसका मतलब क्या है। आपने कहा कि ऐसा क्या हुआ जो 2014 में मतदाता ने बीजेपी को जिताया, वह 2017 तक हमारे साथ रहा, लेकिन 2018 में दूर हो गया। क्या कर दिया आपने? नहीं, ऐसा उस ट्वीट का अलग अर्थ मत निकालिए। मैं उस ट्वीट के पीछे का केवल एक लाइन का यह उद्देश्य था कि हम भारतीय जनता पार्टी के नाते 2014 से पहले लोकसभा में उत्तर प्रदेश के हमारे 10 सांसद थे, विधानसभा में हमारे 47 विधायक थे। एक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बने, भरभरा करके एक तरह से सारी जाति, बिरादरी, दल की दीवारों को ढहाते हुए समाज हमारे साथ जुड़ा है, और उसके जुड़ने के बाद हम उत्तर प्रदेश की 73 सीटें जीतने में सफल हुए और केंद्र में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, उस समय भी एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसा मतदाता जो हमें वोट नहीं देता था, हमारी पार्टी को वोट नहीं देता था, वो हमारे साथ आया, और उसका भी हमने बहुत ससम्मान स्वागत किया, और उसके आशीर्वाद से, उसके समर्थन से हम उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करने में सफल हुए। और हमारी पार्टी में, मैं जहाँ तक पार्टी का बताऊँ, हमारी पार्टी में कभी भी जो सबका साथ सबका विकास, इस शब्द से, जैसे एकात्म मानववाद को हम कहते हैं, उसमें सारा एक समुद्र भरा हुआ है। सबके साथ सबके विकास में भी समुद्र भरा हुआ है, मतलब समुद्र की तरह गहराई जिसकी कोई था नहीं है, उस प्रकार का है। हमारी भाव, हमारे विचार, हमारे कार्य उसी प्रकार से हैं। लेकिन इस प्रकार का विपक्षी दुष्प्रचार जरूर करने में कामयाब हुए कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में आप वोट तो दे दिया और आपको वह सम्मान नहीं मिल सकता जो सम्मान मिलना चाहिए था। लेकिन आज जो कार्यकर्ता हमसे किसी भी कारण से, हमारा तो सेतु तो वही काम करता है कार्यकर्ता, तो उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से जिनका वोट हमने 14 और 17 में प्राप्त किया था, उसमें थोड़ी कमी जो आई है, उस कमी को दूर करने के लिए हम स्पष्ट तौर से यह मानते हैं कि हमारी, चाहे संगठन के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से, ये कोशिश होगी कि जो वेब, जो समर्थन, जो मतदाता हमारे साथ 2014 और 17 में खड़ा था, 18 में किसी कारण से अगर पीछे हुआ है, तो हम यही कहते हैं कि हम 2019 में उन सबको वह प्यार, वह सम्मान, वह स्थान, वह दुलार दे करके अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से फिर हम 2019 में 2014 दोहराएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में फिर से सरकार बनाएंगे। क्या ये बात इसलिए ज़्यादा स्पष्ट हुई क्योंकि आपको लगा कि बीएसपी का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफ़र हो गया, और आपने एक ये टिप्पणी भी की थी कि हाँ, चूंकि ऐसा हुआ इसलिए आज हमें दिक्कत है, इसलिए जातीय समीकरण को आप चूंकि तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। लोगों तक पहुंचने का एक जरिया है। विकास शायद बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा, और इसके साथ साथ
जो मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी है, अति आत्मविश्वास, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान से भी सहमत हूं, लेकिन सपा बसपा के बारे में मैं आज भी इस मंच से पूरे विश्वास और दावे और ज़मीनी हकीकत के आधार पर कह सकता हूं कि सपा बसपा की एका भी भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक नहीं पाएगा और हम 2019 में 2014 दोहराने का काम करेंगे। हमें इसलिए इस बात का विश्वास है क्योंकि जनता हमारे साथ, हमारा साथ छोड़िए, हम ऐसा नहीं मानते हैं, हमारा मतदाता घरों से निकला नहीं। हम निश्चित तौर से इतने विश्वास में थे कि मतगणना से एक दिन पहले श्री अखिलेश यादव जी हमसे मिल रहे थे जी, और वो हमें एडवांस में बधाई दे रहे थे, मौर्य जी आपको हम आज बधाई दे दें, कल दे दें। मैंने कहा आज दे दीजिए तो अच्छा है, नहीं तो मैं कल आपसे ले लूंगा। वो हार मान रहे थे, मैं जीत मान रहा था, लेकिन परिणाम जब गिनती हुई तो यह सच है कि गिनती हमारे पक्ष में नहीं थी, गिनती समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में थी। हम इस पराजय को सिर झुका करके स्वीकार करते हैं और यह मैं मानता हूं कि जो वोट सपा बसपा का वोटर तो निकला, हमारा वोटर नहीं निकला जी। सपा बसपा को मिला करके जितना वोट मिला था उतना, उससे भी कम वोट सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी को मिला, लेकिन हमारे प्रत्याशी को जितना, मतलब मुझे जितना वोट मिला था उसमें थोड़ा सा नंबर कम हुआ क्योंकि हमारा वोटर जितनी मात्रा में 2014 में निकला तो उतना 2018 में नहीं निकला और इसको हम ठीक कर लेंगे। हमें विश्वास है, हमारे कार्यकर्ता की सामर्थ्य हनुमान जी की तरह है और मैं यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को जगा दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। आप लोग सो रहे हो, जागो, और हम जाग जाएंगे और जाग करके जो कमी रह गई उसको सुधार कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में फिर से सरकार बनाएंगे और जो हमारा 2014 का आंकड़ा है उस आंकड़े को भी पार करेंगे। 2014 में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी, ये हम लोग सब जानते हैं, और किस तरह से आपने काम किया था अमित शाह जी के साथ मिलकर, ये हर कोई अब इसे मानता है। लेकिन एक और बयान है जिसे लेकर अखिलेश यादव जी ने अपने भाषण में बड़ी टिप्पणी की थी और वह है मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि मैं हिंदू हूँ और मेरे लिए ईद बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उस बयान को आज आप कितना सार्थक मानते हैं? क्योंकि अखिलेश जी का कहना है कि मैं हिंदू हूं बयान चुनाव के पहले सार्थक था, उपचुनाव के बाद अब जरा लहजा बदल रहा है। देखिए, माननीय योगी जी के बयान का मैं कल भी समर्थन कर रहा था और आज भी समर्थन करता हूं। और जहां तक आजकल आदरणीय अखिलेश यादव जी का बयान आता रहता है कि मैं बैकवर्ड हिंदू हूँ, वो जो मतलब जानते नहीं, मैं अभी दावे से कह सकता हूँ, दो देश के ऐसे नेता हैं, एक कांग्रेस के अब युवराज कहें कि उनको महाराज कहें, उनकी बात करो और श्री अखिलेश यादव जी की बात करो, ये ज़मीनी हकीकत नहीं जानते हैं। ये आजकल कहते हैं मैं बैकवर्ड हिंदू जी, और मैं कहता हूँ बैकवर्ड हिंदू मैं हूँ और बैकवर्ड हिंदू के नाते क्या कष्ट और क्या ज़मीनी दर्द होता है उस बात को, चूँकि अगर एक बार श्री मुलायम सिंह यादव जी कहते कि मैं बैकवर्ड हिंदू हूँ तो मैं मानता, लेकिन अखिलेश यादव जी तो एसी में पले बढ़े हैं, विदेश में जा कर के पढ़ाई किए हैं और उनको एक जागीर मिल गई थी कि हाँ मुलायम सिंह जी के उत्तराधिकारी के रूप में वह जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं कि हम पिछड़े वर्ग को आकर्षित करने का काम करेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी और बहन मायावती जी की असलियत प्रदेश की जनता जान गई है। इन दोनों पार्टियों का कोई भविष्य नहीं है। ज़मीनी हकीकत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मैं अभी 2019 का चुनाव नहीं है लेकिन आज न्यूज नेशन के मंच पर बैठ करके मैं कह सकता हूं कि 2019 का जब परिणाम आएगा तो श्री अखिलेश यादव जी और बहन मायावती जी और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी तीनों लोग मिल करके फिर ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल करके, भरमा करके, बहला करके उसने वोट ले लिया। लेकिन मैं यह विश्वास करता हूं कि मोदी जी जैसा नेतृत्व तो मैं पार्टी का हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मोदी जी जैसा नेतृत्व तो इस देश को भाग्य से मिला है। इसलिए मैं कहा करता हूं, अपने भाषणों में भी कहता हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। और यह इसलिए कहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा तपस्वी जो दिन रात परिश्रम करता हो। आदरणीय योगी जी तो तपस्वी हैं, वो सन्यासी हैं, उनका तो इस प्रकार से तप करना समझ में आता है और लगातार परिश्रम करते हैं, करना चाहिए। उन जिस प्रकार से कर रहे हैं मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं उनके सहयोगी के रूप में। लेकिन मोदी जी जैसा नेतृत्व इतना रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करना, भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर स्थापित करना। और आज अगर देश के सारे विरोधी दलों की बात करिए
विदेशी शक्तियों की बात करिए, सारे लोग मिलकर के मोदी जी क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मोदी जी जैसा नेतृत्व इस भारत के अंदर रहा तो दुनिया की सारी शक्तियां भारत से पीछे छूट जाएंगी, भारत आगे निकल जाएगा। चाइना भी जो आज आंख उठा रहा है वो आंख उठाने का साहस नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान में अगर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़ेगी या उससे भी आगे बढ़कर के कोई कदम उठाना पड़ेगा, वह भी मोदी जी उठाएंगे। देश के स्वाभिमान और सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। या देश का युवा भी जानता है, देश का किसान भी जानता है, देश का नौजवान भी जानता है। केशव जी, बहुत सारे सवाल हैं लेकिन समय बड़ा कम है। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहता हूं, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में बाकायदा लेख छपा था जिस दिन योगी जी का ये बयान सामने आया कि मैं हिंदू हूं। आखिरकार इतनी विरोध के स्वर क्यों बुलंद हुए? खास करके जैसे उनका रहन सहन है, वो सन्यासी हैं और उनका ये कहना कि वो हिंदू हैं, और वो भी एक ऐसे राज्य में जहां लगभग बाकी देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक रहते हों। इसे लेकर बहुत टीका टिप्पणी की गई और बहुत कुछ लिखा भी गया। मैं कोट भी कर सकता हूँ लेकिन वक्त कम है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसके पीछे का मंतव्य क्या था, क्या कहना चाहते थे? कोई मंतव्य नहीं था। मैं मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्वाभाविक जो उनका विषय रहता है उसके क्रम में वो हिंदू के नाते अगर अपने को कहें तो इसमें किसी को बुरा क्यों मानना चाहिए? माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम टोपी नहीं लगाते, तो ये क्यों बुरा किसी को लगना चाहिए? हम सबका सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं और सबके सम्मान, सबके त्यौहार, सबके उत्सव सब होते हैं। लेकिन जो उत्सव जिसके माननीय योगी जी चूंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला है तो वह चर्चा का विषय बनता है। लेकिन मैं उनके इस बयान का समर्थन करता हूँ। सही भी है कि वो नहीं मनाते हैं, नहीं मनाते, लेकिन जो मनाते हैं उनको बधाई देते हैं, उनको शुभकामना देते हैं। हमारे मंत्रिपरिषद के साथी भी यहाँ पर बैठे हैं जिनको ईद की हम भी बधाई देते हैं, ऐसा नहीं है। एक सवाल लेना चाहते हैं, राजेश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी प्लीज। सर, आज अपराध रोकने के नाम पे बहुत से एनकाउंटर्स हो रहे हैं। अपराध रोकने के नाम पे बहुत से एनकाउंटर्स हो रहे हैं। हाँ। और जिस पे बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं। लास्ट वीक अपना लखनऊ से 2 बच्चों को अगवा भी कर लिया गया है। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या आज अपराधी ज़्यादा बेखौफ होता नहीं जा रहा है? देखिए, अपराधियों के बेखौफ हो करके उत्तर प्रदेश में समय बिताने का युग खत्म हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार है और इस सरकार में कोई भी अपराधी, हमारा लक्ष्य है कि जो अपराधी है वह जेल के अंदर रहे, जेल के सीखचों के पीछे रहे। वह कहीं से भी किसी भी स्तर पर सरकार के माध्यम से संरक्षण ना प्राप्त करे, वो हमने साबित किया है। जब हमारी पुलिस अपराधियों को पकड़ने गई और पुलिस के ऊपर अगर अपराधी गोली चला रहा है तो जवाबी कार्रवाई में निश्चित तौर से कुछ अपराधी इस दुनिया से विदा हो गए हैं, लेकिन पुलिस का उद्देश्य किसी अपराधी का भी इनकाउंटर करना, उसकी हत्या करना नहीं है। पुलिस का उद्देश्य है कि कोई अपराधी है तो हम उसको पकड़ करके जेल में भेजें, जिससे उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता सुकून से अपना जीवन यापन करे, भयमुक्त रहे। और इसमें हम सफल हुए हैं। हम बहुत बड़ी संख्या में अपराधियों को जेल भेजने में सफल हुए हैं और आज बड़ी संख्या में अपराधी ऐसे जिनकी जमानत तो हो गई लेकिन बेल बांड नहीं भर रहे हैं। इसलिए नहीं भर रहे कि उनको यह डर है कि अब अपराध का जो युग हमारा चल रहा था वो युग समाप्त हो गया। और हमारा लक्ष्य किसी भी कीमत पर अपराध पर नियंत्रण तो करना है, किसी अपराधी का इनकाउंटर करना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करना, उत्तर प्रदेश को भय मुक्त करना, उत्तर प्रदेश में सुशासन देना, उत्तर प्रदेश में सबके साथ सबके विकास के संकल्प को आगे बढ़ाना। और जो कहीं पर भी इस प्रकार इस मार्ग में बाधा बनेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना। केशव जी, आजम खान साहब ने एक व्यक्तिगत चर्चा में हमारे एक वरिष्ठ संपादक को ये कहा कि भाई अब तो मुझे यूपी में बहुत डर लगता है, पता नहीं कब कहाँ इनकाउंटर कर दें। उसके बाद कई अखबार हैं जो पटे पड़े हैं उन खबरों से जो ये कहते हैं कि बहुत सारी माएँ आज अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हैं, उनके बच्चे नहीं हैं और कहते हैं कि फेक इनकाउंटर में उनको मार दिया गया। क्या हो रहा है राज्य में? देखिए, आपको ये जानकारी रहे, एक तो आजम खान जी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको डर लग रहा है या उनके समर्थकों को डर लग रहा है। समर्थकों का डर वो अपने बाणी से व्यक्त कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ इस बात को जी। लेकिन कहीं कोई एक घटना ऐसी भी घटी होगी कि जिसमें कोई संशय किसी को हुआ होगा, तो उस संशय की अवस्था में हमने जांच कराई है और जांच करा रहे हैं। जांच के आधार पर अगर कोई फर्जी इनकाउंटर होगा तो जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, वो जेल जाएगा और जेल जाने के मामले में अगर पुलिस पकड़ने जाएगी तो अपराधी अगर पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस माला फूल नहीं बरसाएगी, जवाब में तो उसके पास भी हथियार है तो वो भी गोली चलाएगी। अब उसमें हमारे पुलिस के
एक सब इंस्पेक्टर भी चित्रकूट में मारे गए हैं, कई पुलिस के जवान हमारे घायल हुए हैं, कई अपराधी घायल हुए, कई अपराधी मारे गए हैं। लेकिन हम सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जब जाना है तो उसका इनकाउंटर करना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर वो पुलिस को अपने आप को सुपुर्द करता है, पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। लेकिन अगर वो पुलिस पर गोली चलाएगा तो मैं यह मानता हूं कि अगर मैं भी हूं, अगर मेरे हाथ में भी हथियार है और आप मुझ पर गोली चलाएंगे तो मैं अपना सर आपके सामने नहीं झुकाऊंगा। अगर हथियार मेरे हाथ में तो मैं जवाब दूंगा। एक आखिरी सवाल, और अभी पार्लियामेंट में गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट दी है और अभी सेशन चल रहा है, उसमें ये बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 महीने में 44% क्राइम की बढ़ोतरी हुई है, जो रिपोर्टेड क्राइम है, जिसमें तमाम, आप चाहे डकैती ले लें, छीना झपटी ले लें, बलात्कार के मामले ले लें, अपहरण के मामले ले लें, सब कुछ ले लें, 44% का इजाफा है पिछले 8 महीने में। यह आंकड़े गृह मंत्रालय ने संसद में लिखित जवाब में दिया है। तो इनकाउंटर के बाद इस तरह का क्रिमिनल्स के ऊपर आप उसको इस प्रकार से व्याख्यात ना करें, क्योंकि हमने स्वयं बहुत बड़ी संख्या में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ मुकदमे भी लिखाए हैं जी। अब उसको सब जोड़ करके आप बताएंगे तो आपको ये नंबर, जो आंकड़े उसमें डिटेल नहीं है कि कौन सा, तो आप उस डिटेल को जरूर रखें। जब रखें तो मैं इस समय इस विषय पर विषय आएगा, अन्यथा मैं लेकर के आंकड़े आता जी। हमने बड़ी संख्या में मुकदमे बड़े बड़े अपराधी माफियाओं के खिलाफ लिखाए, जो छुट्टा सांड की तरह घूम रहे थे, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। आज उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की, उसके भी नंबर होंगे आपके इसमें। हमने बड़ी संख्या में एंटी रोमियो दल के नाम पर मेरी बेटियों को, बहनों को परेशान करने की जो कोशिश करते थे प्रदेश में, उनके खिलाफ भी मुकदमे लिखने का काम किए हैं। जो भी अपराध, वो मुकदमे के नंबर भी उसके अंदर जुड़े होंगे। लेकिन हमने आम जनता से, आप जाकर के पूछिए, मत लेकर के जाइए आप अपना चैनल का या आईडी लेकर के ना जाइए और पूछिए। आज उत्तर प्रदेश की जनता, मैं व्यक्तिगत तौर से, चूंकि मैं बहुत जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं गांव से जुड़ा हूं, किसान से जुड़ा हूं, व्यापारी से जुड़ा हूं, सब वर्ग से जुड़ा हूं, और आज इस समय किसी से जाके पूछे, मैं कई बड़े व्यापारियों से पूछता हूं, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं, वहाँ बड़ी संख्या में व्यापार करने वाले भी लोग हैं, मेरे साथी हैं। मैंने पूछा, अब ठीक है, कम से कम कोई अपराधी आकर के हमें कट्टा लगा करके ये करना नहीं, ये पैसा देना ये नहीं करता है। तो ये जो माहौल बदला है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव है। आंकड़े जो आप प्रस्तुत करते, मैं यह आग्रह जरूर करूंगा आपसे कि आंकड़े की डिटेल जरूर रखें। यही आंकड़े दिए तो इसलिए मैं उसमें जाहिर सी बात 44% अतिरिक्त बता देंगे, और मैं जानता हूं कि हमने 44% कम किए हैं। आंकड़े अब नंबर जोड़ेंगे, हम ही पुलिस की ओर से बहुत मुकदमे लिखे गए हैं, अपराधी जो होगा उसके खिलाफ लिखा जाएगा। अब अभियान चल रहा है, कई चीज अवैध चीजें हम रोक रहे हैं जी। कहीं अवैध खनन कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमा लिख रहे हैं, कोई जमीन पे कब्जा किया उसके खिलाफ मुकदमा लिख रहे हैं, कोई गांव में किसी गरीब को सता रहा है उसके खिलाफ मुकदमा लिख रहे हैं, कोई नकल माफिया रहा होगा उसके खिलाफ हमारे दिनेश शर्मा जी, हमारे डॉक्टर साहब ने मुकदमा लिखा होगा। आपराधिक मामलों के हैं। खैर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन आपका, आप जिस तरह से सतत प्रयास कर रहे हैं विकास के नजरिए से राज्य को आगे लेकर चलने, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश आगे ना जाए तो देश ना आगे जाएगा, क्योंकि दिल तो आखिरकार उत्तर प्रदेश ही है देश का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश भी आगे जाएगा और देश भी आगे जाएगा, और देश की जनता और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से आगे जाएगा, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।